नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो एक ऐसा विषय है जो कि आप जब यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों की तरफ आप अपना ध्यान लगाते हैं, तब इस शब्द से आपका परिचय होता है। आज हम चर्चा करेंगे एपीआई स्कोर के ऊपर कि एपीआई क्या है, एपीआई पर कब से ध्यान देना चाहिए और मेरा एपीआई कितना है। इन तीनों बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एपीआई का एकेडमिक तौर पर कितना महत्व है और हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो देखा जाए तो ये एपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक, जो कि 100 नंबरों का निर्धारित होता है और इसका उपयोग दो तरीके से भर्तियों में किया जाता है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों में लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। इसके बाद एपीआई स्कोर को जोड़ा जाता है, फिर इंटरव्यू होता है और कई जगहों पर सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि दूसरा नंबर वाला जो यहाँ पर वर्ग है, एपीआई का महत्व वहीं पर है। आमतौर पर कई जगहों पर रिटेन के साथ-साथ एपीआई और इंटरव्यू तीनों का इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है। कुछ विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर लिखित परीक्षा होती है, एपीआई स्कोर को देखा जाता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन अभी तक देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सभी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से एपीआई स्कोर के आधार पर इंटरव्यू किया जाता है और फिर चयन होता है। तो ये है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है, अकादमिक प्रदर्शन 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि इसमें आपके जीवन का एक अच्छा खासा समय लगा रहता है। तो एपीआई स्कोर पर कब से ध्यान देना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद आपका ध्यान जाता है कि भाई एपीआई नाम का भी कोई चीज़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, उसके बावजूद भी वो पीछे हो जाते हैं। अब वो कब से आपको ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है बीए से ही। जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं, तभी से आप ध्यान में रखिए कि आपको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रखना है। तो बीए के जो भी नंबर्स होते हैं, वो मायने रखते हैं। इसके बाद एमए के नंबर मायने रखते हैं, एमफिल के नंबर मायने रखते हैं। हालाँकि इस समय एमफिल को हटा दिया गया है। फिर नेट जेआरएफ के नंबर मायने रखते हैं, पीएचडी की उपाधि मायने रखती है। साथ में रिसर्च आर्टिकल्स, जिसको कि हम शोध आलेख बोलते हैं, इसका महत्व है और टीचिंग एक्सपीरियंस का महत्व है कि आपके पास कितना अनुभव है और साथ में अगर आप अपनी लाइफ में कोई अवार्ड इत्यादि पाए हुए हैं, वैसे तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप को अवार्ड के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई जगहों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिलता है, इसका भी नंबर निर्धारित किया गया है। तो जब आप बीए में एडमिशन लें, तभी से अलर्ट हो जाएँ। हालाँकि हम सभी ऐसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें एपीआई के बारे में कोई नहीं बताता है। हमें ये ज़रूर बताता है कि फलाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, फलाँ नौकरी की तैयारी करो, लेकिन हम अभी जिस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर एकेडमिक के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी तब होती है, जब आप अपना बहुत सारा समय और प्रतिशत जो भी अंकों का है, खो चुके रहते हैं, तब जानकारी होती है और फिर आप वापस जाकर उसको सुधारने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी बीए में पढ़ाई कर रहे हैं, वो हो सकता है कि मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे और जो भी अभी उनके कागज़ में कमी आई होगी, उनके प्रतिशत में, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमी होगी, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और ये चैनल सिर्फ़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं कुछ बताता है, बल्कि आपको सब्जेक्टिव और साथ में एकेडमिक तौर पर भी सतर्क करता है और एक गार्जियन के तौर पर करता है कि जिस तरीके से आपके घर में
आपके बड़े भाई-बहन और माता-पिता आपको अलर्ट करते हैं, उसी तरीके से हम भी करने की कोशिश करते हैं। इस भावना को आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको एपीआई स्कोर पर अपने यूजी लेवल से ही ध्यान में रखना है। यूजी, पीजी, पीएचडी, नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाइड करना बड़ी उपलब्धि तो कही जा सकती है, लेकिन अगर आपका एपीआई स्कोर ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो उपलब्धि कुछ ही समय के लिए आपको अच्छी लगे। अब सवाल उठता है कि मेरा एपीआई स्कोर कितना है? आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आता होगा और कई बार शिक्षकों के निजी जीवन और निजी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ध्यान जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये कहने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा एपीआई स्कोर बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन है। इस तरीके से आपको मैं यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। उसी तरीके से हमारे कॉलेज के विद्यार्थी भी मोटिवेट होते हैं और हमारी जगह बेहतरीन किसी सेंट्रल विश्वविद्यालय में बनती है। लेकिन आप जानते हैं कि पराक्रम और परिक्रमा 2 ऐसे शब्द हैं जिसमें पराक्रम हार जाता है और परिक्रमा जीत जाती है। तो आगे पता चलेगा कि क्यों इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो पहले तो आप तीनों चीज़ों को समझ गए, एपीआई क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर 100 नंबरों का होता है और कब से ध्यान देना चाहिए, इस बात को बहुत कम लोग बताते हैं, न के बराबर बताते हैं। यहाँ तक कि जिन भी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप पढ़ते होंगे, आपके कोई टीचर भी नहीं बताते होंगे कि एपीआई क्या है, क्योंकि उनको लगता होगा कि चलो अभी तुम पढ़ाई करो, ये बहुत आगे की बात है। लेकिन आगे की बात नहीं है, ये उसी समय की बात है जब आप कोई पौधा लगाए हैं और उसमें पानी दे रहे हैं। तो पौधे को बताइए आप कि पौधा तुम अभी से अलर्ट रह जाओ, क्योंकि आगे इसी के आधार पर आपका एकेडमिक स्कोर बनेगा। तो उम्मीद है कि बीए वाले विद्यार्थी अब अलर्ट हो गए होंगे। एमए वाले तो अलर्ट रहेंगे ही। एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ धीरे-धीरे परिपक्वता आएगी। अब देखते हैं कि ये जो एपीआई है, ये यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर आधारित होती है। अभी जब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तो यूजीसी ने जो भी पैटर्न अपनाया हुआ है कि एपीआई की गणना किस आधार पर की जाएगी। एपीआई की गणना में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। आमतौर पर जिस इलाके से मैं हूँ, गाजीपुर से, वहाँ पर 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा नंबर विद्यार्थियों को मिलता है, लेकिन ये नंबर अब उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जीवन के पहले दूसरे सर्टिफ़िकेट ज़रूर है, लेकिन एपीआई स्कोर जब एकेडमिक तौर पर बनाई जाती है, तो उसमें आप देखेंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी और तमाम डिग्रियाँ जो हैं, उनको शामिल किया जाता है। हम एक-एक पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर 3 तरीके की कैटेगरी आप देख रहे हैं कि बनी हुई है, ठीक है? 3 क्या बल्कि मैं कहूँ कि 4 तरीके की कैटेगरी बनी हुई है और इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो आप अपने को ज़रूर यहाँ पर देखिए कि किस कैटेगरी में आप शामिल हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीए में ध्यान नहीं दिया, उसका 45 से 55% के बीच में नंबर है, तो उसको एपीआई में 10 नंबर मिलेगा। जो विद्यार्थी थोड़ा-सा ध्यान दिया और उसका 55% से लेकर 60% के बीच में है, उसको 16 नंबर मिलेगा। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हैं कि जिसका 60 से लेकर 80% के बीच में नंबर है, उसको 19 नंबर मिलेगा और जिसका 80% या उससे अधिक नंबर है, उसको 21 नंबर मिलेगा। यानी कि एपीआई में बता दिया गया कि बीए में मैक्सिमम आपको 21 नंबर मिल सकता है, यदि आप 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं। तो जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो बहुत जगहों पर ग्रेड सिस्टम लागू हुआ है और सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, तो हो सकता है कि अभी के बच्चे 80% से अधिक अंक ला दे रहे होंगे, ठीक है? लेकिन हमारा जो ज़माना था वो सन 2009 का मैं बीए पास आउट किया हूँ और बीएचयू से किया हूँ। उस ज़माने में जो हमारा परसेंटेज हुआ करता था वो 76% था, जो कि इस तरीके के परसेंटेज को हम गोल्ड मेडलिस्ट की कैटेगरी में रखा करते थे। तो हमारा जो अभी तक एपीआई बनता है वो इसमें 19 नंबर मिल जाता है, ठीक है? तो आप सभी भी देख लीजिए कि किसमें है। हालाँकि हम उस दौर के हैं जब हमारे किसी भी
पारिवारिक या फिर सामाजिक जो भी आस-पास के लोग थे, उनको एपीआई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और मैं तो आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये अपनी प्राकृतिक प्रतिभा थी, नेचुरल प्रतिभा थी और मेहनत था कि उस ज़माने में आप अपने इस एरिया के लोगों को इस समय का क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग-अलग होता है और वही अपने दौर में बेहतर होता है। तो सन 2009 के आसपास में 76% बहुत अच्छा नंबर माना जाता था। आप भी इसको तुलनात्मक तरीके से देख सकते हैं। उस समय कोई सेमेस्टर नहीं था, वार्षिक एग्ज़ाम हुआ करते थे, ठीक है? तो इसको अच्छा कहा जा सकता है, उस ज़माने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि अब जैसे मैं बीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि 10वीं 12वीं में कौन बच्चा 3rd डिवीज़न आया है? तो कोई हाथ नहीं उठाता है। लेकिन आप अपने पापा, अपने दादा के समय में पूछेंगे, तो 3rd डिवीज़न पास करने वाले ज़्यादा लोग होते थे और फर्स्ट डिवीज़न पास करने वाले कम होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि देश, काल, वातावरण के हिसाब से इन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए कि आप किस लेवल में हैं, चूँकि अगर आप अभी बीए में हैं, तो आपको सँभलने का मौका है। जो लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट वाले कैटेगरी में भी दिखाई देते हैं कि उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फलाँ चीज़ की तैयारी करने लगा, ढेका चीज़ की तैयारी करने लगा, तो मेरा परसेंटेज कम हो गया। अब ये कह कर के और आप संतुष्टि कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी तो लगभग न के बराबर है। सेकंड कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं और फोर्थ में तो जो एकदम से एक्सीलेंट होंगे बच्चे, उन्हीं को इसमें रखा जा सकता है। तो आप किस कैटेगरी में हैं, इस चीज़ को आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन की यानी कि एमए की। एमए की भी उसी तरीके से कैटेगरी बनाई हुई है और जब भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें कम से कम 55% तो बताया ही जाता है कि आपका होना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि आपका 55% से लेकर अगर 60% के बीच में है, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे और कुछ कैटेगरी में छूट भी दी गई है कि जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है? और पीडब्ल्यूडी हो गया। इनको 55 न लाकर 50% लाना है। अगर ये 50% लाते हैं, तो इनका मूल्यांकन उसी तरीके से होगा जैसे कि 55 से लेकर 60 के बीच में। तो इसमें आपको 20 नंबर मिलता है। जिसका 60 से लेकर 80 के बीच में है, उसको 23 नंबर मिलता है। आप मूल्यांकन कीजिए अगर आप एमए कर चुके हैं, तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में कहाँ पर हैं, कितने-कितने नंबरों के बीच में हैं। तो आपने 55 से 60 देखा 20 नंबर, 60 से 80% के बीच में 23 नंबर और जिसका 80 से लेकर उससे ऊपर है, उसको 25 नंबर मिलता है। अब बात आती है मेरी, कि मेरा इसमें क्या हो सकता है? तो जहाँ बीए में मैंने बतलाया था, वहीं एमए में 80 से ऊपर नंबर मेरा रहा है और इस समय ग्रेड सिस्टम था और ग्रेड सिस्टम में थोड़े अच्छे नंबर मिलते हैं, सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और जहाँ पे एकेडमिक कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मेहनत के दम पे और अपनी जगह बनाना, ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि तमाम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जो नंबर देने का जो प्रतिमान है, वो प्रतिभा नहीं है बल्कि जाति, धर्म, समाज, लिंग, गोरा, काला, बॉडी लैंग्वेज इन सब के आधार पर भी नंबर दिया जाता है। कोई कितना भी अपने को प्रोग्रेसिव बताए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसका खामियाजा भुगतते हैं। वो मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन करने वाला एक बार जो अपने दिमाग में बैठा लेता है, वही देता है। मैं चाहे जेएनयू की बात करूँ, डीयू की बात करूँ, बीएचयू की बात करूँ, इसका अंतर आप सभी ने देखा होगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि एक शांतचित्त और सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी क्लास में अपने को सर्वोच्च स्थान पे रखने का प्रयास हम करते रहे। हालाँकि बहुत सारे लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुतों को देखा है इस भेदभाव का शिकार होते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने एपीआई स्कोर, एकेडमिक स्कोर बीए और एमए पर बिल्कुल ध्यान में रखना है और अगर इस वक़्त अगर आप नहीं सँभले, तो हो सकता है कि आगे यूजीसी, नेट जेआरएफ होने के बावजूद भी आप पीछे नज़र आएँगे। तो एमए और बीए का आपने पूरा देख लिया और आप देखेंगे भी कि आप किस कैटेगरी में आप लोग अपना मूल्यांकन ज़रूर करिए। एमफिल की अगर बात करें, पहले ज़माने में एमफिल हुआ करता था, अभी नई शिक्षा नीति के आधार पर इसको हटा दिया गया है। फिर भी अभी यूजीसी ने इसको अपने रेगुलेशन में शामिल किया हुआ है।
इसमें बताया गया कि जिसका 55% से लेकर 60% के बीच में एमफिल किया हुआ है तो इसको 5 नंबर मिलेगा, और जिसका 60 से लेकर इससे ऊपर में है तो उसको 7 नंबर मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं अपने एमफिल की बात करूँ तो मेरा तो 80% के ऊपर ही था, तो मैक्सिमम 7 नंबर मिल जाता है। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन एपीआई स्कोर है। ये संयोग से हम लोग यूट्यूब पर बात कर रहे हैं। हमें एक अच्छे विश्वविद्यालय में रहकर आप सभी से चर्चा करना चाहिए। अगर आप लोगों को सपोर्ट ऐसे ही रहेगा, तो वो भी दिन निश्चित तौर पर आएगा। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे की वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप अपने को कैसे सेल्फ मोटिवेट करते हैं, आप अपने हिस्ट्री को देखिए कि आप क्या थे और क्या होंगे अभी। तो यहाँ पर एमफिल को आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि पीएचडी का। पीएचडी में कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, बल्कि अगर आपके पास उपाधि है, आपकी पीएचडी अवार्ड है, तो आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिलेंगे। तो ये आगे की बात है। बीए, एमए का भी रोल रहा, एमफिल का भी रोल है, ठीक है? पीएचडी अगर उपाधि आप ले लेते हैं, तो आपको 25 नंबर मिलेगा। नेट विथ जेआरएफ है, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर केवल नेट है, तो आपको 8 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेआरएफ और नेट में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है। 2 नंबर का अंतर है। जो विद्यार्थी जेआरएफ हो जाते हैं, उनको बहुत वो नहीं करना है, 2 नंबर का सिर्फ अंतर है। हाँ, मेन अंतर है स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप में ज़्यादा अंतर है, बाकी अंकों में आप देख रहे हैं कि मात्र 2 नंबर का अंतर है। हालाँकि एक-एक नंबर आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेट का आपने देखा कि 8 नंबर है। अब बात आती है रिसर्च पब्लिकेशंस की, यानी कि जो हम शोध आलेख लिखते हैं, उसमें हर शोध आलेख पर आपको 2 नंबर मिलता है, यानी कि मैक्सिमम आपको 6 नंबर मिलेगा। पहले इसका कुछ ज़्यादा था, 10 नंबर था, लेकिन इसको कम कर दिया गया है 6 नंबर। और ये भी निर्धारित किया गया है कि आपका जो शोध आलेख है, वो किन पत्रिकाओं में अगर रहेगा तभी माना जाएगा। वो पत्रिकाएँ हैं पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड। हालाँकि ये मुझे कहने में एक बार फिर से संकोच नहीं हो रहा है कि अभी जितने भी विद्यार्थी हैं शोध आलेख पत्र-पत्रिकाएँ बहुत कम पढ़ते हैं। उनका फ़ोकस ज़्यादातर यूजीसी नेट जेआरएफ पर ही रहता है कि किसी तरीके से क्वालीफ़ाई कर लेंगे तो रास्ता आगे आसान है। लेकिन ये रास्ता है, जिस रास्ते की चर्चा मैं कर रहा हूँ, आपको शोध पत्र-पत्रिकाओं को भी पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कौन पीयर रिव्यूड है, कौन यूजीसी लिस्टेड है। यूजीसी लिस्टेड का मतलब कि यूजीसी ने कुछ पत्रिकाओं को शामिल किया हुआ है, उनको लिस्ट उनकी बनाई हुई है, उसमें जिसका छपता है, वो मानक माना जाता है। हालाँकि यूजीसी रेगुलेशन 2024 में रिव्यू किया गया है और इसको थोड़ा-सा यहाँ से हटाया गया है। लेकिन अभी अभी शामिल है, बाद में हो सकता है रिव्यू के बाद हटा दिया जाए। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसी पत्रिकाओं में आपका शोध आलेख प्रकाशित हो जाए। तो इसमें 6 नंबर इस मिलता है हाईएस्ट। फिर आ गया टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस। या तो आप कहीं टीचर के रूप में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप एड हॉक में पढ़ा रहे हैं, या फिर परमानेंट ही हैं, कुछ दिनों से पढ़ा रहे हैं और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, तो आपका जो अनुभव है, उसको भी काउंट किया जाएगा। तो मैक्सिमम 10 नंबर, अधिकतम 10 नंबर, यानी कि हर साल का आपको 2-2 नंबर मिलेगा। तो मान लीजिए आप 5 साल से पढ़ाए हैं, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा 10, और मान लीजिए आप 10 साल पढ़ाए हैं, तो भी आपको 10 नंबर ही मिलेगा। ये नहीं कि 20 नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अधिकतम 10 नंबर है। एक आपने देखा होगा कि जो बच्चे पीएचडी कर लेते हैं, वो बाद में पीडीएफ करते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों को कि मेरे भैया पीडीएफ कर रहे हैं, मेरी दीदी पीडीएफ कर रही है, और कोई भी परिचित भाभी पीडीएफ कर रही है, कुछ भी आपने सुना होगा। एक तो पीडीएफ हम लोग पीडीएफ फाइल, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ का मतलब है पोस्ट डॉक्टरल, यानी पीएचडी के बाद की जो फेलोशिप मिलती है, अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है, 60-70 हज़ार के आस-पास में मिल जाती है। तो इसमें भी लोग करते हैं, 2 साल का होता है। तो यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका ये मिल जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप पीएचडी के बाद ही कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप पीडीएफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ी-सी जानकारी तो अपने दिमाग में आप रख ही ले होंगे कि पीएचडी के बाद पीडीएफ है। अब बात आती है अवार्ड की। इसमें बहुत कम लोग होते हैं इस कैटेगरी में, वही होते हैं जो परिक्रमाधारी होते हैं। पराक्रमी लोग तो बेचारे उधर ही पढ़ते रह जाते हैं अपना एकेडमिक में, लेकिन अवार्ड अवार्ड किसको मिलता है आपने देखा भी होगा, अवार्ड्स की भी एक बहुत लंबी कहानी है। तो यहाँ पर अवार्ड भी 2 तरीके के हैं, इंटरनेशनल, ठीक है? और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के।
तो अगर आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड को पाए हुए हैं, तो आपको 3 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 3 नंबर मिलेगा। और पूरा प्रमाण पत्र होना चाहिए कि किस संस्था से आपको मिला है, कहाँ से मिला है। और अगर आप राज्य स्तर पर पाए हुए हैं, तो 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये है एपीआई स्कोर बन रहा है। तो सभी चीज़ें आप देख लिए, बीए से लेकर अवार्ड तक की कहानी आप समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि भाई आप अगर एमफिल और पीएचडी दोनों हैं, तो दोनों को जोड़कर नहीं मिलेगा, आपको अधिकतम 25 नंबर मिलेगा। ऊपर में बताया गया था 7 और 25, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 32 नंबर मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिलेगा। अगर नेट जेआरएफ है तो मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि जेआरएफ का 10 नंबर मिल गया और नेट का 8 नंबर मिल गया 18, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा। और किसी भी कैटेगरी में आप अवार्ड पाए हैं, तो आपको मैक्सिमम 3 नंबर मिलेगा। इस तरीके से टोटल जो यहाँ पर एपीआई की गणना की जाती है, तो एकेडमिक स्कोर आपका मैक्सिमम 84 नंबर का होता है, एकेडमिक 84 नंबर का होता है, और रिसर्च पब्लिकेशन 6 नंबर का होता है, और टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया 10 नंबर का। टोटल जो एपीआई की गणना की जाती है, वो 100 नंबरों की जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका एकेडमिक स्कोर कितना बन रहा है, रिसर्च पब्लिकेशन कितना बन रहा है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, माइनर अगर आप सूक्ष्मता से देखें, तो इन सब का तो जो योगदान है, वो है ही 16 नंबर का, लेकिन बाकी तो आपके हाथ में है ना। बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी इत्यादि है, ये आपके हाथ में। पीएचडी तो सबको कॉमन मिल जाएगा 25 नंबर का, लेकिन अंतर यहाँ पर होता है। मुझे याद आता है कि मेरे एरिया के बच्चे 10वीं 12वीं में खूब नंबर लाते थे, 90% लाते थे, 95%, लेकिन बीए में जाते ही लुढ़क जाते थे 60% पे। लेकिन हमने काफ़ी मेहनत किया, हमें मतलब था कि 10वीं 12वीं से ज़्यादा नंबर लाना है। और संयोग से जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं उन विद्यार्थियों में रहा कि जिसका हमेशा 75 प्लस नंबर रहा। और जैसा कि मैंने देश काल वातावरण के बारे में बताया कि सब अपने समय के महान विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना? तो वो आगे चलकर एकेडमिक में ही आपको लाभ पहुँचाता है। तो बीए और एमए का नंबर काफ़ी मायने रखता है। भले विद्यार्थियों को लगता होगा कि बस ऐसे ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन करना है। मेरा कहना यही है कि बीए, एमए में आपको फ़ोकस करना है, तो आपका नेट जेआरएफ भी हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगी। हम बात करते हैं, हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारा कितना होता है, मैंने बताया कि बेहतरीन है, आप देखेंगे। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तो उसी का मैं एपीआई स्कोर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मुझे फ़ोटो में आप पहचान भी रहे होंगे। अब चलते हैं कि मेरा एपीआई स्कोर क्या बनता है, आउट ऑफ 100 में क्या बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि एकेडमिक स्कोर में मैक्सिमम मार्क्स बोल रहा है कि 84 होना चाहिए, 84 ही मिल सकता है, उसमें मुझे 79 नंबर मिल रहा है। जबकि हमारा हर में 75% से अधिक नंबर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप अगर इस कैटेगरी में हैं, तो हाईएस्ट आपको 79 मिल सकता है। कुछ जो अवार्ड इत्यादि था उसमें मेरा कम हो गया, क्योंकि मैं केवल पराक्रम करता रह गया, परिक्रमा नहीं कर पाया। तो एकेडमिक आप देख रहे हैं हाईएस्ट 79, और रिसर्च पब्लिकेशन में मुझे 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन चूँकि पहले ही बता दिया है कि आपको अधिकतम 6 नंबर मिलेगा, तो उसका 6 नंबर मिल गया। और फिर एक्सपीरियंस के आधार पर हम बात करें, तो मुझे पढ़ाते हुए अभी जब मैं आपसे से चर्चा कर रहा हूँ, तो 7.5 साल हो गया है। तो अधिकतम मुझे अ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे 14 नंबर मिले, लेकिन मिलेगा कितना? 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये सब निर्धारित है पहले से ही। तो टोटल स्कोर आप देख रहे हैं कि 100 में मेरा 95 बन रहा है। अगर मान लीजिए मुझे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का अवार्ड मिल जाता, तो इसमें 3 नंबर और जोड़ देते आप, तो 98 हो जाता 100 में। लेकिन अभी 95 ही अधिकतम आप ज़्यादातर देखते हैं। कुछ लोगों का अगर जो अवार्ड इत्यादि पाए होंगे, तो 97 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मैं क्लेम किया हूँ 103 नंबर का, तो हमें मिल रहा है 95, ठीक है? तो ये है कहानी एपीआई स्कोर की। अब आपने देखा होगा कि जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, वो चैनल उस तरीके से हवाई बाजों वाले जैसे चैनलों की तरह नहीं है। इसमें कोई न कोई दम है, इसमें कोई न कोई इसका ठोस आधार है। और मैंने बताया कि बीए, एमए में अच्छे नंबर पाना, और भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जहाँ पे कम विद्यार्थी हैं। आप तो जानते हैं कि जेएनयू में कम विद्यार्थी पढ़ते हैं, 20-21 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और उसमें भी
सब हर टीचर की नज़र हर विद्यार्थी पर होती है और उसके बैकग्राउंड सब चीज़ों के बारे में शिक्षक जानता है, उस हिसाब से मूल्यांकन करता है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो बोला भेदभाव को लेकर, ये हर विश्वविद्यालय में शिक्षक न चाहते हुए भी बाय बर्थ उसके दिमाग में आ जाता है। हालाँकि शिक्षक का धर्म होता है कि वो सबको एक समान से देखे। लेकिन जो मैंने अनुभूत किया है, बहुत सारे शिक्षकों में हृदय परिवर्तन होते हुए भी मैंने देखा। मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू में एमए फर्स्ट सेमेस्टर का था और मेरा टेस्ट हुआ। वहाँ पर टेस्ट होता है, टर्म पेपर होता है और सेमिनार होता है। फिर अंत में एंड सेमेस्टर होता है। तो टेस्ट में जब मैं पहला टेस्ट दिया हुआ था, भाषा विज्ञान का पेपर था, तो उसमें हमारे प्रोफ़ेसर ने हमारे कॉपी पर लिखा कि सृजनात्मकता का अभाव है और मेरा नंबर उन्होंने कट कर दिया। तो मैं 1-2 दिन परेशान था कि ये सृजनात्मकता क्या होती है? अभी तक बीए में मैं पढ़ रहा था बीएचयू में, तो वहाँ पर मैं याद करके चीज़ों को लिख देता था और अच्छा नंबर पाया। लेकिन जेएनयू में आते ही ये मुझे क्या नया रोग हो गया। तो मैं जाकर अपने टीचर से बात किया कि सर ये सृजनात्मकता क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप याद करते हैं, वही हूबहू लिख देते हैं। तो हमने कहा कि ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ और इसी चीज़ को लेकर मुझे प्रतिभाशाली बताया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया था इस तरीके से, तो उस बार तो वो मुझे कम नंबर दिए, ए माइनस दिए। लेकिन न जाने क्या हुआ कि मैं अपने को अपने क्लास में अंडर 10 में रख लिया कि भाई मैं टॉपर की लिस्ट में नहीं हूँ, अंडर 10 में हूँ। अगर हो सकता है कि मेहनत करूँगा तो हो सकता। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो मेरा हाईएस्ट उसमें ग्रेड था, ठीक है? हाईएस्ट ग्रेड हो गया, तो हमारे जो शिक्षक ने हमारे कॉपी पर लिखा था कि सृजनात्मकता का अभाव है, वो एक दिन नोटिस बोर्ड को देख रहे थे और देखे कि ये रजनीश नाम का जो स्टूडेंट है, इसका हाईएस्ट नंबर है। तो अब उनका दृष्टिकोण, उनका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया तुरंत। अब वो अगले सेमेस्टर में जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर था, वो उसमें मुझे हाईएस्ट नंबर दिया करते थे। जेएनयू में ए प्लस रेयर केस में लोगों को मिलता है, कभी-कभार किसी टीचर का मूड चेंज हुआ तो मिल जाता है, नहीं तो ए ओनली तो हाईएस्ट रहता है और अलग-अलग विश्वविद्यालयों में आपने देखा भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बीए, एमए में आपके शिक्षक आपको ना जान पा रहे हों। मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी की तरह था। अब जैसे आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे जानना शुरू कर दिए हैं, तो हो सकता है कि मेरे शिक्षक भी ध्यान दें कि अरे! ये लड़का काफ़ी मेहनत कर रहा है। अब उनको हो सकता है कि दिमाग में आए, लेकिन प्रोफ़ेसर तो प्रोफ़ेसर ही होते हैं, उनको हमेशा नए-नए बच्चे मिलते रहते हैं। लेकिन कई बार हमने गुरु-शिष्य संवादों को देखते हुए जाना है कि 30 साल लग सकते हैं, 35 साल लग सकते हैं। अगर आप अच्छे शिष्य के रूप में है, तो फिर उस गुरु को भी खोजा जाता है, जो आपके पौधे रूपी जीवन में पानी डाला हुआ था। हमने अभी हाल-फिलहाल में एक देखा हुआ था प्रोग्राम गुरु-शिष्य संवाद। कहने का मतलब है कि कभी भी वो समय आ सकता है, जब शिष्य अपने गुरु के साथ बैठकर बातचीत करे, वो अपने अनुभवों को शेयर करे। तो दिन आएगा, इसी उम्मीद में हम आप सभी से जुड़े हुए हैं, चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने समझ लिया होगा कि आखिरकार ये एपीआई स्कोर क्या है और हमें कब से ध्यान देना है। ठीक है, अक्सर हम ध्यान तब देते हैं, जब हमारा समय निकल जाता है। लेकिन उम्मीद है कि जो बच्चे बीए में अभी पढ़ाई कर रहे होंगे और एमए करेंगे, एमफिल पीएचडी करेंगे, नेट जेआरएफ निकालेंगे, वो अभी से अलर्ट रहेंगे। तो आज के ये वीडियो लेक्चर में और आज की जानकारी के लिए आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।